हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग जीएस2 कि क्या यूएन में रिफॉर्म ज़रूरी है। आप जानते हो रिसेंटली उसने अपना 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूएन में क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। तो डिस्कशन हमारा इस टॉपिक के अराउंड घूमेगा कि यूएन लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस। इसको एनालाइज करेंगे, हम लोग समझेंगे। एक आर्टिकल आया था पेपर में कि डज द यूएन फिट फॉर इट्स पर्पस इन 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी की बात करें तो क्या यूएन इसके लिए फिट है, अपने पर्पस को फुलफिल कर पा रहा है। कंटेक्स्ट क्या है इसका? ऑन गोइंग जो ग्लोबल क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन की बात करो, इसराइल गाजा है, सूडान में वॉर चल रही है, सीरिया की बात करो। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग यूएन? आप जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, एक सिस्टम में चेंज आता है। लोगों ने तय किया कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे, रादर क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म की स्थापना करते हैं जहां पर बैठ करके विचार करके जो दिक्कतें उसको सुलझाया जा सके। इसी प्रकार से यूएन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि पीस को मेंटेन करना, जो वॉर्स है उनको होने ही ना देना, ऐसा प्लेटफॉर्म देना ताकि वॉर होने से पहले कोई समस्या का हल हो जाए। ध्यान दीजिए क्या कहता है यहाँ पर, UN was created primarily to end wars, maintain peace and security, not to feed the hungry while looking the other way as conflicts ravage the nations। इसका मतलब क्या है यहाँ देखिए, इन today's situation, अभी की बात करें, UN जो है उसको देखा जा रहा है किस प्रकार से, एक संस्था के रूप में that delivers the aids, सहायता प्रदान करता है, but cannot stop the wars that create such humanitarian crisis। देखो किसी कंट्री में क्राइसिस आ गया है, वॉर हो रही है, आप उसको हेल्प करो, इट इज गुड, बट आपका काम हेल्प करना तो नहीं है। आपका काम क्या है, फर्स्ट प्लेस पे वॉर्स को होने ही ना देना। तो ये मुद्दा इसलिए उठा हुआ है कि आखिरकार रेलेवेंस क्या रह गया फिर यूएन का, एक मल्टीलैटरल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी उपयोगिता फिर क्या रह गई जब लड़ाई हो ही रही है। देखो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए गए इंपॉर्टेंट। पहला है जैसे कि सुएज क्राइसिस की बात करते हैं 1956 में। सेकेंड देखिए 92 to 95 बोस्निया हेर्जेगोविना, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई थी। फिर 98 to 99 अल्बेनियंस एंड सर्ब्स। तो बताता यहाँ पर ये किस प्रकार से यूएन ने एक एक्टिव अप्रोच लेते हुए डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करी है। तो करंट स्थिति की बात करें, यूक्रेन है, सूडान है, इराक है, गाजा है, तो यूएन ने सेम एक्टिव अप्रोच क्यों नहीं अपनाया, उसने ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो डिस्कशन जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा हम समझेंगे। इस सिचुएशन को एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया है, सेलेक्टिव कोऑपरेशन, कि यूएन जो है सिलेक्टिवली चूज करता है किस वॉर को, किस कन्फ्लिक्ट को हमें इग्नोर करना है, किस पे एक्शन लेना है। अब देखते हैं हम कि ठीक है कोल्ड वॉर तक क्या था, यूएन वाज वेरी एक्टिव, बट उसका डाउनवर्ड स्लाइड कब स्टार्ट हो जाता है, तो जब यूएस और यूके ने क्या किया, अटैक कर दिया इराक के ऊपर 2003 में, बट यूएन ने स्लाइड कर दिया उसको, इग्नोर कर दिया उसको। इससे क्या समझते हो आप, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको क्या लगेगा कि यूएन वाज बायस्ड हियर, तो जो उनका ट्रस्ट रहा होगा उस टाइम पे इस संस्था के भीतर कहीं ना कहीं जरूर कम हो गया होगा। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, एग्जाम्पल लेंगे किस प्रकार से अटैक किया यहाँ पर, उसको जस्टिफाई करेंगे, मतलब आर्गुमेंट देंगे कि यूएनएससी जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जिम्मेदारी होती है मेंटेन करना पीस को, सिक्योरिटी को। ठीक है, एक चैप्टर है चैप्टर 7, वहाँ बताया गया है किस प्रकार से एक प्रोसेस है, अगर मान लो कंफ्लिक्ट कहीं पे आता है उसको हमें ध्यान देना है, सॉल्व करना है, बट यहाँ पर यूके और यूएस ने उसको बाईपास करते हुए डायरेक्टली क्या किया, वॉर लॉन्च कर दिया। अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, दो कंट्रीज बहुत पावरफुल है, चाइना एंड यूएस। तो अभी चाइना ने अनाउंस किया था एससीओ मीटिंग में वो स्टार्ट करने वाला है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। यूएस की बात करें वो धीरे धीरे देखो विड्रॉ कर रहा है यूएन से। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यूएन इज एक्चुअली लूजिंग इट्स रेलेवेंस? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या ये समय है टू रीविजिट आवर अप्रोच रिगार्डिंग मल्टीलैटरलिज्म ड्यू टू दिस चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। क्या हमें अपना जो अप्रोच है मल्टीलैटरलिज्म के प्रति उसको चेंज करने की आवश्यकता है? व्हाट इज मल्टीलैटरलिज्म? देखिए हमने डिस्कस कई बार किया पहले भी कि कोल्ड वॉर से पहले की बात करें, सिचुएशन क्या थी, बाईपोलैरिटी का, एक तरफ यूएस था, एक तरफ सोवियत था। आफ्टर द कोल्ड वॉर क्या होता है, पतन हो जाता है सोवियत का, यूएस कम्स एज अ सुपर पावर, सोल सुपर पावर। तो कोल्ड वॉर के पहले थी बाईपोलैरिटी, कोल्ड वॉर के बाद क्या आ जाती है, यूनिपोलैरिटी। अभी क्या कह सकते हैं हम 21st सेंचुरी की बात करें कि धीरे धीरे डिफरेंट अदर पोल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। अभी के टाइम पे सिर्फ रशिया और यूएस की बात नहीं होती है, अभी चाइना है, इंडिया है, जापान है, इवन जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनका आप रोल देखोगे नेगोशिएशंस में काफी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आदमी की पावर बढ़ती है ना किसी कंट्री की, उसको एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि मेरे को सेम वैल्यू दी जाए, ठीक है, मेरे को सेम इंपॉर्टेंस मिले जितनी की अदर कंट्रीज को मिलती है, अदर बड़े पावरफुल कंट्रीज को मिलती है। तो अगर यूएन धीरे धीरे उन कंट्रीज की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एक टर्म आता है
जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, मतलब सर्टेन कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट क्या करेंगी, अपनी स्मॉल ग्रुपिंग्स को बनाना स्टार्ट कर देंगी। दे विल स्टार्ट टू अवॉइड द यूएन। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से हम। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है लीग ऑफ नेशंस का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस। तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात करें, एक संस्था थी लीग ऑफ नेशंस। तो यहाँ पर कहा गया है उसका भी मेन काम क्या था, वॉर को स्टॉप करना, बट इट फेल्ड। किस प्रकार से, उसने जो बड़ी एग्रेशन थे उसको रोक नहीं पाया, अल्टीमेटली वो वर्ल्ड वॉर 2 को भी स्टॉप नहीं कर पाया। तो देखिए जिस प्रकार से लीग ऑफ नेशन फेल कर जाता है उसको दुनिया ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया। तो अगर यूएन फेल कर रहा है तो क्या हम उसको अबॉलिश कर दें? तो पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या यूएन भी अपने पूर्वज की तरह, कौन था उसका पूर्वज, लीग ऑफ नेशंस, उसकी तरह फेल कर रहा है? उसको थोड़ा देख लेते हैं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो व्हाई डिड द लीग फेल, वो फेल क्यों कर जाता है? it was unable to stop the aggressions, unable to prevent the World War II, and also जो बिग पावर्स थे उस टाइम के उन्होंने होल हार्टेडली उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो वाई शुड बी नॉट अबॉलिश इट? अगर यूएन की बात करें, हमने लीग को तो अबॉलिश कर दिया, इसको अबॉलिश क्यों ना करें? आप जानते हो यूएन कंट्रोल्स टुडे ग्लोबल पीस कीपिंग है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन है, WHO, मतलब कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनका मल्टीपर्पज अप्रोच है, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ है। तो लिख सकते हैं हम A sudden disappearance of UN may lead to collapse the global coordination mechanism। ठीक है, हमने क्या बोला, इसको हम कोलैप्स तो नहीं कर सकते हैं, अबॉलिश तो नहीं कर सकते हैं, बट एक बात आती है कि जिस रास्ते पर लीग ऑफ नेशंस चल पड़ा था, सेम पैटर्न दिख रहा है यूएन के भीतर। मतलब एग्जाम में आप सब कुछ लिखोगे ना, हर पॉइंट्स को रखोगे, आप लिखोगे इस तरह से कि अबॉलिश तो नहीं कर सकते हैं, बट जो पैटर्न दिख रहा है यूएन के भीतर वो सेम है एज पर द डिक्लाइन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो पैटर्न्स क्या क्या है देखो, पहला है जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, जैसे कि प्रेजेंटली बात करें हम, चाइना यूएस है, यूएस रशिया है, चाइना वर्सेस वेस्ट है। फिर देखो डिसएंगेजमेंट ऑफ यूएस, आप जानते हो, पढ़ते हो पेपर में बार बार कि इसने फिनांस को कट करना स्टार्ट कर दिया है, जो मैकेनिज्म्स होते हैं यूएन के उसको वो अवॉइड करते आया है। एंड सबसे बड़ी बात है वो अभी कोलिशंस को यूज कर रहा है, मतलब डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है, एग्रीमेंट्स को यूज कर रहा है, रादर देन यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ यूएन। जैसे देखो गाजा पीस समिट हुआ, तो वो एग्रीमेंट हो सकती थी यूएन के भीतर भी, बट नहीं, यूएस ने क्या किया, उसको इनिशिएट किया, किसको, अपने, मतलब मेरे को अपना वर्चस्व बढ़ाना है। एक टर्म दिया गया है मिनीलैटरल्स। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपसे, जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते हो, वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे बड़े प्लेटफॉर्म से, जैसे कि ब्रिक्स है, क्वाड है, AU के यूएस है। तो इनका बनना हमारे लिए थ्रेट नहीं है। थ्रेट क्या है कि लोग यूएन को स्किप करके यहाँ पर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखो 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। पहला कहता है जो संस्थाएं होती हैं, हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, उनका काम क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट होते हैं। जब लगता है स्टेट्स को, कंट्रीज को कि कन्वीनियंट है, उसकी बात को मान लेते हैं, जब लगता है कन्वीनियंट नहीं है उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब क्या है कि अगर हम किसी संस्था की बात को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इररिलेवेंट हो गया, इसका मतलब इतना सा है कि हमारे करंट सिचुएशन के लिए उसकी जो सजेशंस है वो काम के नहीं है। तो अगर देखो इजराइल है, रशिया वगैरह है, डिफरेंट कंट्रीज से क्राइसिस चल रहा है इनका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएन हमारा इररिलेवेंट हो गया। सेकंड कहता है कि दिस ट्रेंड अंडरमाइंस कोऑपरेशन मेक्स क्राइसिस हार्डर टू रिजॉल्व। बट इससे दिक्कत क्या हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करना काफ़ी टफ हो जाता है, बिकॉज जो डिफरेंट पार्टीज कंट्रीज हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही हैं। थर्ड कहता है कि ओवरऑल देखा जाए तो ये चैलेंज करता है इसकी लेजिटिमेसी को, यूएन की लेजिटिमेसी को। आपने क्या समझा अभी तक, आर्गुमेंट से क्या समझा कि देखिए अगर पूछता है पेपर में कि इज यूएन लूजिंग इट्स रेलेवेंस, आप कैसे लिखोगे, फैक्ट्स लोगे पहले, इसने किस प्रकार से पहले पूर्व में काफ़ी एक्टिव रोल निभाया है, फिर लिखोगे अभी क्राइसिस क्या क्या यहाँ पर चल रही है, देन डिफरेंट आर्गुमेंट्स दोगे कि इसको सिर्फ अगर हम अवॉइड कर रहे हैं सर्टेन कारणों के लिए, सर्टेन सिचुएशंस के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रिलेवेंस कम हो गया है। बिकॉज यूएन की बात करें वो मल्टीपर्पज संस्था है, उसका सिर्फ इतना काम, हाँ मेन काम उसका है कि पीस को मेंटेन करो, बट अदर भी काम उसके होते हैं, WHO वगैरह है, UNHCR है, यूएन क्लॉज है, जिनका दायरा काफ़ी बड़ा है, जो अगर हट जाए अभी तो हमारा ग्लोबल मैकेनिज्म कोलैप्स कर जाएगा। एक अदर पॉइंट सामने आता है कि क्या यूएन को फ्लॉड फाउंडेशन पर बनाया गया था, उसके जो बनने का आधार है क्या वो फ्लॉड है, गलत है? इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो पेपर में लगातार इस टॉपिक पर आर्टिकल आता रहता है कि यूएन जब बन रहा था वहां पर क्या था, पहला देखो एक साइड में 1 नेशन 1 वोट की बात कही गई थी, दूसरी जगह पे क्या था, वीटो सिस्टम। ऐसा कहा जाता है, काफी चर्चा में चल रहा है कि वन साइड देयर इज डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, सेकेंड साइड पे क्या है, अनडेमोक्रेटिक। तो बोथ जो फाउंडेशन हैं इसके, ये एक दूसरे को
कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। बताता क्या है यहाँ पर, इंडिया की बात करें उसके पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। उसका भी कितना, एक वोट है। अगर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की बात करें जहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, मुश्किल से 10,000 होगा, उसका भी क्या है, 1 वोट है। किसकी हम बात करते हैं, यूएनजीए, जनरल असेंबली की बात हो रही है। अब आते हैं हम यूएनएससी पर, यूएनएससी वहाँ पर आप जानते हो वीटो सिस्टम होता है। जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो 5 कंट्रीज हैं, उनको ये पावर दी गई है, किसी प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं वो। इसको बोला गया है कि दिस क्रिएट्स पावर मोनोपोली। तो अल्टीमेटली वी कैन से यूएन इज साइमल्टेनियसली टू डेमोक्रेटिक टू अनडेमोक्रेटिक। तो रिसेंटली दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो है, यही जड़ में सब चीज़ों के है कि क्यों क्राइसिस आ रही है, क्यों धीरे धीरे जो कंट्रीज हैं शिफ्ट कर रहे हैं यूएन से। तो यूएनएससी जो है एक मुद्दा क्यों बना हुआ है, उसका एक्सपेंशन मुद्दा क्यों है। देखिए कहता है, अगर ग्लोबल साउथ की बात करें, हमने बार बार कहा है व्हाट इज ग्लोबल साउथ, इसको ज्योग्राफी से मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है वैसी कंट्रीज जो कभी न कभी हिस्ट्री में किसी बड़ी कंट्री की कॉलोनी रही है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ की बात करें, यूएन हैज नेवर डिलीवर्ड इट्स प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी। अगर देखोगे गौर से, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, साउथ एशिया आर स्टिल अंडर रिप्रेजेंटेड। अगर यूएनएससी की बात करते हैं तो जड़ में क्या है, यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है इसका। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया की बात करो, कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इट इज स्टिल आउटसाइड द इनर सर्कल। तो कंट्रीज के मन में ये बात आ गई है, बात घर कर गई है कि इट इज ऑल्सो अबाउट हुज हिस्ट्रीज, आइडेंटिटीज, वॉइसेस आर ट्रीटेड एज लेजिटिमेट इन शेपिंग द ग्लोबल रूल्स। आप देखो ऐसी कंट्रीज को मौका ही नहीं दोगे ग्लोबल रूल्स को मैनिपुलेट करने का, तो इसका मतलब तो यही है जो वीकर स्टेट है वो सब्जेक्टेड टू इंटरवेंशन है, जो स्ट्रॉन्गर स्टेट है उनको बचा रहे हो आप। सिंपल सी बात है, ऐसा कह सकते हैं एग्जाम में अपने हम। तो जो ग्लोबल साउथ है उसको ऐसा लगता है यूएन क्या करता है, हिपोक्रेसी को मेंटेन करता है। मतलब सम वार्स आर कंडेम्ड, अदर्स आर इग्नोर्ड। इसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव कोऑपरेशन। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक टर्म आएगा सिलेक्टिव कोऑपरेशन। तो यूएन क्या करता है, देखा जाए तो जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास पावर है, आप उसको शील्ड कर देते हो। उनके द्वारा कुछ एग्रेशन किया गया है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, आप क्या करते हो, उन पर पावर झाड़ते हो अपना। अल्टीमेटली क्या कहते हैं हम, सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉर्म्स या फिर सिलेक्टिव कोऑपरेशन। देखो इन सभी पॉइंट्स को पुट करने के बाद हम क्या लिखेंगे कि जो डिबेट्स चल रही हैं वो दिखाती हैं कि देयर इज सम स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द यूएन। यूएन की बात करें, कुछ तो कमी है यहाँ पर, उसके काम करने के तरीके में रिफॉर्म की जरूरत है। अ रिफॉर्म मस्ट बी नीडेड टू मेक इट मोर डेमोक्रेटिक, मोर रिस्पॉन्सिव टू द 21st सेंचुरी चैलेंज। अभी देखो सिर्फ रशिया और यूएस नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज भी मार्केट में आ रही है, इमर्ज कर रही है। आपको उनके बात को भी सुनना पड़ेगा। जानते हो आफ्टर कोल्ड वॉर बहुत टाइम तक यूएस जो था वो यूज करता था डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, यूएन है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, अपने टूल के रूप में, अपने ग्लोबल पॉलिसीज को इन्फोर्स करने के लिए इट वाज यूजिंग यूएन एज टूल। बट ड्यू टू चेंजिंग ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, यूएस जो है अभी उस चीज को कर नहीं पा रहा है। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अल्टीमेटली डिसएंगेज करना स्टार्ट कर दिया यूएन से। तो यूएन शुड स्टैंड फॉर इट। उसको क्या करना चाहिए, जो अंडर रिप्रेजेंटेड कंट्रीज हैं आप उनको भी रिप्रेजेंटेशन दो, मौका दो। देखिए एक लाइन दी गई है, यूएन मनाता है 80th एनिवर्सरी, बहुत अच्छी बात है। द क्वेश्चन इज, जड़ में क्या है, वेदर इट कैन अडेप्ट टू दिस डिमांड। जो डिमांड है कि हमें अंडर रिप्रेजेंट रखा गया है, इफ इट फेल्स टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, कंट्रीज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका विल टर्न टू ऑल्टरनेटिव्स लाइक स्मॉलर ग्रुपिंग लाइक ब्रिक्स हो गया, अफ्रीकन यूनियन है, आसियान वगैरह है। हमने अभी तक क्या किया है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे आर्गुमेंट्स को डिस्कस कर लिया। आंसर में क्या करेंगे हम, एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाएंगे, कुछ अचीवमेंट्स की बात करेंगे कि यूएन हैज मेड अ डिफरेंस, किस प्रकार से उसने वॉइस, इसने प्लेटफॉर्म दिया है स्मॉल स्टेट्स को जो अदरवाइज क्या है, एल्सवेयर क्या है, वॉइसलेस हैं। फिर कहता है उसने स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप कम से कम आकर के डिबेट तो कर सकते हो, डिस्कस तो कर सकते हो। आप ना करो वो अलग बात है, बट स्टिल इट फेल्ड टू सर्टन केसेस। जैसे कि कहता है रवांडा की बात करें, वहां पर होता है जेनोसाइड, आप उसको रोक नहीं पाते हो। आप बात करते हो इराक की, सूडान की, डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर सिविल वॉर्स चल रहे हैं, आपने क्या किया उसके लिए। तो लुकिंग एट द फ्यूचर, अगर एक कंक्लूजन की बात करें, इसमें कह रहा है कि देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज, 3 चांसेस है। पहला है कि यूएन कंटिन्यूज एज इट इज, जैसा है वैसा काम करता रहेगा। सेकंड कहता है इट कुड डिक्लाइन फर्दर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा, अबॉलिश हो जाएगा। तो हमने क्या देखा अभी कि करंट सिचुएशन में प्रेजेंटली इसको अबॉलिश करना संभव तो नहीं है, ठीक है। थर्ड कहता है लीस्ट लाइकली है, ऐसा होना संभव नहीं बट हो सकता है कि मीनिंगफुल रिफॉर्म जो कि ज़रूरत है एक्सपैंड करने की सिक्योरिटी काउंसिल को, कॉन्स्ट्रेनिंग द वीटो, इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ। अल्टीमेटली डिमांड किस चीज़ की हो रही है,
मोर इक्विटेबल ऑर्डर की, जहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं उनको सिर्फ वोटिंग, वन कंट्री वन वोट नहीं, उनका अधिकार भी सेम होना चाहिए, उनको वॉइस भी सेम मिलनी चाहिए। जो मीनिंगफुल संस्था है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां पर भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लास्टली हम कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को इस लाइन से, द ट्रू टेस्ट विल बी इफ UN can overcome its shortcomings and reflect the world as it is today rather than it is appeared as in 1945। कि क्या आप सेम ढर्रे पर चलते रहेंगे या फिर आप जो सिचुएशन की डिमांड है आप उसको अडेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करोगे। देखिए, वीटो के रिगार्डिंग आर्गुमेंट दिया जाता है कि वीटो उन कंट्रीज को दिया गया है जो काफ़ी पावरफुल है, इसलिए दिया गया है कि वो आपस में इंगेज करें जिससे कि बड़ा कोई वॉर क्राइसिस उत्पन्न ना हो पाए। दिक्कत क्या होती है, जब स्टेट्स हैं, अभी का समय क्या है, हम रोमांटिसिज्म को डिप्लोमेसी में इंक्लूड नहीं करते, मतलब हम मोरल वैल्यूज पर ध्यान नहीं देते, हमारे इंटरेस्ट के लिए सही है हम वो कर लेते हैं। उससे दिक्कत क्या आती है, जो कंट्रीज हैं वो एक्ट ऑन देयर इंटरेस्ट नॉट मोरालिटी। एग्जांपल दे रहा है अगेन, यूएस का इन्वेजन इराक में 2003 में, नेटो का अग्रेशन इन कोसोवो 1999 में बताता है कि व्हेन पावर एंड प्रिंसिपल क्लैश पावर यूजुअली प्रिवेल्स। तो देखो, यूएन जो है इट इज़ नॉट अ मोरल टीचिंग स्कूल, ये बेसिकली क्या है, एक संस्था है टू एक्सप्रेस पावर। ठीक, अल्टीमेटली लिख सकते हैं हम कि ये जो चेंजेस अभी तक हुए हैं, यूएन ने जो चेंजेस किए, कुछ काम किया है, वो परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ रेलिवेंट है, इसलिए उसको अबॉलिश ना करते हुए उसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। जिसका मेन डिमांड क्या है, रिफॉर्म में मेन जरूरत क्या है, एक्सपैंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड है, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी देखा जाए, सुना जाए। थर्ड है क्या, कि यूएन जो है संस्था should not be used as a tool by any powerful country। देखिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको पीडीएफ में तो मिलेगा ही, एक बार देख लीजिए। यूक्रेन टू गाजा टू ताइवान, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, ऑफन मिरर्स जियोपॉलिटिकल डिवाइड्स रादर देन ग्लोबल कंसेंसस। डू यू अग्री? सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जांपल्स। देखो, इसका मतलब इतना सा है कि कौन सी कंट्री सही है, किसने किस पर अटैक किया, उसको जो बिग पावर्स हैं उनको उससे मतलब नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के आधार पर अलायंस बना रही हैं, मतलब उनका कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कि यहाँ पर ये सही है, गलत है। इसीलिए कहा गया है कि जियोपॉलिटिकल डिवाइड शो करता है रादर देन ग्लोबल कंसेंसस। देखो, फिर है कि फॉर मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ कॉलिंग फॉर सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज नॉट मेयरली अबाउट सिक्योरिंग सीट्स, इट इज अबाउट रिकॉग्निशन, बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज रूल मेकर्स नॉट जस्ट रूल टेकर्स। हमने डिस्कस किया इस चीज़ को कि धीरे धीरे जिस प्रकार से जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कर रही हैं, उनकी डिमांड है ये कि हमें फॉर नेम से एक सीट नहीं चाहिए, एक्चुअल पावर चाहिए कि हमारी भी वॉइस को सुना जाए, हमारा भी कुछ रोल हो ग्लोबल शेपिंग को रीऑर्डर करने में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होपफुली आपको समझाने में सफल रहे होंगे हम। कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।